नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। आज हम बात करेंगे सोशल मीडिया के जरिए साहित्य का लोकतांत्रिकरण। कोई भी शायद ये नहीं कहेगा कि सोशल मीडिया हमारे समाज में रचनात्मक साहित्य, समाज, विज्ञान या किसी भी तरह के राजनीतिक आर्थिक विमर्श से जुड़ी पुस्तकों, जर्नल्स या अन्य पत्र पत्रिकाओं का विकल्प बन गया है या कि उन्हें रिप्लेस करने की हैसियत में आ गया है। लेकिन हम इस तथ्य को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि एक ज़माना था जब किसी बड़े आलोचक, बड़े संपादक या साहित्य के बड़े मठाधीश की स्वीकृति या संस्तुति के बगैर कोई नया रचनाकार, लेखक आमतौर पर स्थापित नहीं हो पाता था, क्योंकि उसे प्रकाशित करने वाला कोई नहीं होता था। पाठक पाने से पहले प्रकाशक पाना होता है, जो उन दिनों मठाधीशों की कृपा के बगैर संभव नहीं था। हिंदी में तो ये बात और ख़ास थी, जहां किसी महाबली आलोचक, विभागाध्यक्ष, पत्र पत्रिकाओं के प्रभावशाली संपादक या एकेडमियों के मठाधीशों की इच्छा के बगैर साहित्य में रचना और विमर्श का पत्ता भी नहीं हिलता था। सोशल मीडिया की तमाम अच्छी बुरी बातों के बीच कम से कम एक बात हम जरूर मान सकते हैं कि साहित्य में छाए इस तरह के पुरोहितवाद को इंटरनेट संचालित इस माध्यम ने काफ़ी हद तक तोड़ा है। नए और उदीयमान लेखकों, रचनाकारों ने इसके जरिए साहित्य और विमर्श की दुनिया में धमाकेदार मौजूदगी दर्ज कराई। तो पहले से स्थापित कई लेखकों को अपने समकालीन आलोचकों की बेरुखी और उपेक्षा से उबार कर सोशल मीडिया ने नया पाठक, समीक्षक और यहां तक कि प्रकाशक भी उपलब्ध कराए। सोशल मीडिया के गैर जिम्मेदाराना और गैर जवाबदेह चरित्र पर लगातार सवाल उठते रहते हैं, और ये सवाल गैर वाजिब नहीं हैं। श्रेष्ठ साहित्य और विमर्श के कारगर मंच के रूप में पुस्तकों या प्रकाशनों की बड़ी भूमिका से कौन इनकार करेगा। पर यह मानने में शायद कोई बुराई नहीं कि गूगल सर्च, ब्लॉग, ई बुक, फेसबुक और वेब जीन के जमाने में ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, रचना और विमर्श पर पुस्तकों का एकाधिकार अब पहले जैसा नहीं रहा। आज के इस खास कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे। आधे घंटे में इस बात की पड़ताल करेंगे कि क्या वाकई सोशल मीडिया के जरिए साहित्य का लोकतांत्रिकरण हो रहा है या हो सकता है। आज की इस चर्चा में भाग ले रहे हैं देश के जाने माने हिंदी साहित्यकार मंगलेश डबराल, सोशल मीडिया पर लगातार सक्रिय रहकर नई नई बहस छेड़ने वाले दिलीप मंडल, दलित विमर्श की सशक्त हस्ताक्षर दिल्ली विश्वविद्यालय में प्राध्यापक डॉक्टर कौशल पंवार, इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष भारद्वाज और जाने माने प्रकाशक रवि सिंह को भी आज की चर्चा में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। शुरुआत दिलीप, हम आपसे करते हैं। हम ये समझना चाहते हैं इस कार्यक्रम के जरिए कि क्या सोशल मीडिया की उपस्थिति के बाद भारत में जो साहित्य है, हम सीधे वही सवाल करना चाहते हैं अपने विषय का, कि वाकई उसका लोकतांत्रिकरण हुआ है, विमर्शों का लोकतांत्रिकरण हुआ है। क्या सोशल मीडिया ने वो स्पेस दिया है, वो जगह दी है जो पहले पारंपरिक जो लेखन था, पारंपरिक जो प्रकाशन था, उसमें जगह नहीं मिलती थी, या सोशल मीडिया का ये ग्लोरिफिकेशन ज़्यादा है? उमेश जी, एक चीज़ तो बहुत स्पष्ट है कि साहित्य जो है वो अलग अलग मंचों से होता हुआ यहाँ तक पहुँचा है। जिस समय लिखे हुए शब्द नहीं थे तब भी गाया जाता था, याद किया जाता था और पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता था। आज से 600 साल पहले प्रिंटिंग प्रेस आता है, रंटजेन उसको बनाते हैं और उसके बाद उस पर पहली कृति बाइबल छपती है और उसके बाद सारी दुनिया उसको प्रेस में लेती है। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते हैं कि जब प्रेस नहीं था, जब वो किताबें नहीं छपती थी, तब साहित्य नहीं था। वो बाइबल की पहली जो रचनाएँ हैं वो पत्थर पर ठोक कर, वो छेनी से ठोक कर उसको लिखा गया है। तो फॉर्म्स तो बदलते रहे हैं, इसलिए कम से कम वो एक जो है कि लिखे हुए शब्द खत्म हो जाएंगे तो हाय क्या होगा, मैं उससे सहमत नहीं हूँ। एक मैं अपने आईपैड या किंडल पर जब मैं पढ़ता हूँ तो वो शब्द उतना ही पवित्र, अगर पवित्र है तो, या अपवित्र है जितना कि लिखा हुए कागज़ पर है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो एक तो मेरी बुनियादी स्थापना ये है कि फॉर्म सिर्फ बदला है, चीज़ें बहुत नहीं बदली। अब क्या लिखेंगे ये तो तय नहीं हो रहा है इस बात से कि कहाँ लिखा जा रहा है। अभी जो चीज़ नई हुई है भारत के संदर्भ में, कि भारत में लिखने पढ़ने का काम एक छोटे समुदाय के पास था। उस व्यवस्था में अच्छाइयाँ बुराइयाँ जो रही होंगी, लेकिन अब इस समय जो मेरा अपना अनुमान है, उसके लिए मेरे पास कोई डाटा नहीं है, एक दिन में जितना रचा जा रहा है उतना शायद पिछले 2000 साल में नहीं लिखा गया होगा। ये अद्भुत समय है कि मैं अपनी बात, अब जैसे हिंदी की कविता की किताब आमतौर पर उसका प्रिंट ऑर्डर 300 होता है, अच्छी हो गई तो 1000 का प्रिंट ऑर्डर हुआ और वो कुछ लाइब्रेरी में गई। अगर टेक्स्ट बुक में नहीं शामिल कोई करा पाया अपने तरीके से तो वो 1000-2000 लोगों तक जाता है। आज की तारीख में
कोई एक ओम सुधा जैसा व्यक्ति भागलपुर में बैठा हुआ, कोई एक कहीं बैठा हुआ व्यक्ति अपनी बात कहता है और इस बात की संभावना है कि शाम होते होते 2 लाख 3 लाख लोग उसको देख लेते हैं। तो ये बहुत अद्भुत समय है। और ये एक तरह से जो आप शब्द इस्तेमाल कर रहे थे पुरोहितवाद, उसको मैं दूसरे तरीके से लेता हूँ कि वो एक वर्चस्व टूटा है। मेरे पास अगर कहने के लिए बात है तो मेरे पास प्लेटफॉर्म है। अब मुझे 10 रुपये में खर्च करूँगा या हो सकता है कि 5 रुपये का डाटा पैक से मैं अपनी एक बात अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रखूँगा और अगर बात में दम होगी तो बात बहुत लोगों तक पहुँच पाएगी। तो इस मामले में निश्चित रूप से लोकतांत्रिकरण तो है ही है। आशुतोष, आप कैसे देखते हैं इस पहलू को? क्या सोशल मीडिया ने लिटरेचर को या अन्य जो विमर्श हैं संस्कृति के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, विचारधारा के क्षेत्र में, क्या वाकई उनका लोकतांत्रिकरण किया है या केवल क्वांटिटी बढ़ी है और कंटेंट के लेवल पर कोई नई चीज़ नहीं आई है? देखिए, ये सही है कि आवाज़ें आज हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं पहले की तुलना में। कोई भी तुरंत लेखक हो सकता है। ये भी सही है कि संपादकीय अंकुश टूटा है, लेकिन उसके साथ ये भी उतना ही सच है कि रचनाकार का जो अनुशासन था, सो अनुशासन अपनी रचना पर वो लिखने से पहले कई ड्राफ्ट तैयार किया करता था, फिर जाके छपवाता था, वो अब नहीं रहा है। अब उससे मालूम है जो उसके बाद इतना त्वरित प्लेटफॉर्म है, इतना क्विक प्लेटफॉर्म है, उसे तुरंत दे देगा। एक बात। दूसरी, पाठकीय धैर्य भी कम हुआ है। पहले हम किसी रचना पर देर तक टिके रहते थे, देर तक उसे पढ़ना चाहते थे, अब शायद वो नहीं है। फेसबुक, अभी सर ने कहा लाइक वाली बात, लेकिन फेसबुक लाइक्स में ये भी देखना जाना चाहिए कितनों ने उस रचना को पढ़ा, आत्मसात किया, कितनों ने सिर्फ उसको टिक करके उसको निकल गए। तो मेरे ख्याल से रचनाकार की गुणवत्ता, रचना की गुणवत्ता, रचनाकार का धैर्य और पाठक की अपना जो पाठक का जो इंटरेक्शन है, जो पाठक का जो संवाद है जो रचना से होता है, उसमें भी कहीं कमी आई है। हालांकि ये समय रहते आगे किस दिशा में जाएगा वो एक अलग प्रश्न है। मंगलेश डबराल, आप कैसे इस पूरे डेवलपमेंट को देख रहे हैं? पिछले अगर दशक का देखा जाए कि क्या सामाजिक आधार या कोई सामाजिक पहलू कंटेंट के स्तर पर उसमें कोई आपको उसमें गत्यात्मकता दिखाई देती है या सिर्फ मात्रात्मकता है? सोशल मीडिया ने बहुत सारे लोगों को आवाज़ दे दी है जिनकी आवाज़ वाकई नहीं थी, लेकिन क्या इस आवाज़ में कुछ नयापन है? क्या एक सामाजिक पृष्ठभूमि से लेकर के और सामाजिक आकांक्षाओं का जो अभिव्यक्ति है, क्या वो भी इसमें हो रही है? देखिए उर्मिलेश, एक तो कोई भी नई तकनीक जो है वो लोकतांत्रिकरण करती ही है और असल सवाल रह जाता है कि उस पर नियंत्रण किसका है। तो ये जो है फेसबुक और ये तमाम सोशल मीडिया, फेसबुक, वेबसाइट्स, ब्लॉग वगैरह वगैरह जो भी हैं, इसने लोगों की जो भूख है अपने को अभिव्यक्त करने की, उसको एक मंच दिया है। और बहुत से, मुझे लगता है लाखों लोग ऐसे हैं और ख़ासकर महिलाएं, और जिनको ये लगता है कि एक उसके ज़रिए उनकी जो रचनात्मकता है उसको एक आइडेंटिटी मिली है। और शायद ऐसे ही भी अनेक लोग हैं जो फेसबुक से बाहर आना ही नहीं चाहते हैं, वो प्रिंट में जाना ही नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन जहाँ तक स्तरीयता का सवाल है, शायद कुछ ब्लॉग्स को छोड़ करके फेसबुक वगैरह पर तो अच्छी रचना बहुत कम मिलती है। जहाँ तक साहित्य का सवाल है, कुछ सामाजिक राजनीतिक टिप्पणियाँ ज़रूर मिलती हैं, और लेकिन अच्छा साहित्य अभी आने को है। उसमें ब्लॉग्स में ज़रूर अच्छा साहित्य है, लेकिन आम तौर पर जो लोग ब्लॉग चला रहे हैं हिंदी में, मैं हिंदी की बात करूँगा, वो कोई बड़े लेखक के बड़े साहित्यकार नहीं हैं, लेकिन वो कुछ बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट करते हैं। और हिंदी का जो लेखक है उसे अभी ये आदत नहीं हुई है कि वो अपना कोई जो वेबसाइट बनाए। जब पश्चिम में तो बहुत लेखकों के, तमाम लेखकों की वेबसाइट्स हैं। हिंदी में शायद इक्का दुक्का ही जो लेखक होंगे जिनकी अपनी वेबसाइट्स हैं। लेकिन दिलीप, जो मंगलेश जी कह रहे हैं, हम आपसे बहुत संक्षेप में समझना चाहते हैं कि बहुत सारे लोग जो फेसबुक पर, सोशल मीडिया के दूसरे और जो प्लेटफॉर्म्स हैं, ब्लॉग या तमाम इस तरह के तरीक़ों से उन्होंने अपने को व्यक्त करना शुरू किया। वो कहीं से स्थापित कथाकार, रचनाकार, कवि या लेखक नहीं थे, लेकिन बाद में प्रकाशकों ने उनका पीछा करना शुरू किया कि हम आपकी किताब चाहते हैं, हम आपसे आपका लेखन चाहते हैं। ये जो ट्रेंड है, इसको कैसे आप देखते हैं, खासकर नए जो रचनाकार हैं, नए लेखक जो हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में? देखिए उमेश जी, अब मेरे पास लिखने के लिए अगर एक बात है और उसको अगर मैंने फेसबुक पर लिखा या ट्विटर पर लिखा या कहीं लिखा, तो अल्टीमेटली अगर कोई चाहेगा कि हम उसको पुराने किसी फॉर्म में ले जाएं तो बिल्कुल संभव है। जैसे मैंने मेरे अपनी किताब में फेसबुक पर मैंने जो टिप्पणियाँ लिखी उसका एक चैप्टर बना दिया, क्योंकि एक विषय पर जो बहस चली है उसको एक चैप्टर के रूप में लिखा। कई किताबें इस बीच में ऐसी आई हैं, जैसे लघु प्रेम कथाएं लपरेक नाम से, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस बीच में हो रही हैं कि वो लिखा कहीं और जा रहा है।
छप कहीं और भी रहा है, क्योंकि वो कन्वर्जेंस है, वो टेलीविजन पर भी आएगा, वो बदला कुछ नहीं है। बात वही कही जा रही है कि स्तरीयता का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर स्तरीयता का संकट, स्तर का संकट है, तो पुराने समय में भी खूब था। रवि सिंह, हम आपसे समझना चाहते हैं कि एक प्रकाशक के रूप में, आप हमारी बहस अभी तक की आप सुन रहे होंगे, एक प्रकाशक के रूप में आपको भारतीय साहित्य और खासकर हिंदी अंग्रेजी जो साहित्य है भारत का, उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखते हैं सोशल मीडिया के इस रूप को, जो क्या वो लोकतांत्रिकरण की ओर बढ़ा रहा है सारे विमर्श को? जी, लोकतांत्रिकरण एक तो उससे हम समझते क्या है, डेमोक्रेटाइजेशन किस तरह की, ये है कि ज्यादा लोग लिख रहे हैं, ज्यादा लोग पढ़ पा रहे हैं, इस लिहाज से डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है जी। लेकिन पहले भी जैसे सब कह चुके हैं कि उसमें क्वालिटी का जो है, क्वांटिटी तो है लेकिन क्वालिटी भी ठीक है, अच्छी है कि नहीं, वो जरूरी नहीं। दूसरी बात ये है कि डेमोक्रेटाइजेशन मतलब जैसे शायद मंगलेश डबराल जी ने कहा था कि ये जो मंच हैं इन पर कंट्रोल किसका है। तो पहले आप कहते थे कि जो पब्लिशर है, एडिटर है, वो एक तरह से द्वार पर गेटकीपर की तरह होते थे, वो तय करते थे क्या छपेगा। तो उस तरह के कंट्रोल्स तो अब भी हैं। जो पर्सनल वेबसाइट्स हैं उन पर लोग लिखते हैं, हाँ, उस हद तक डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है। दूसरी बात आप कह रहे थे कि वहां से टैलेंट पब्लिशर्स को अब मिल रहा है, ये जरूर सच है। दिलीप साहब ने जो बात की, लपरेक की, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं राजकमल में निरुपम जी, उन्होंने ये सीरीज शुरू की है, बहुत अच्छी किताबें छपी हैं। तो इसमें फायदे तो बहुत हुए हैं, लेकिन अनक्रिटिकली हम कह दें कि सब कुछ ही अच्छा है इसका, वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। कौशल पवार, आप अगर हम दलित विमर्श के कॉन्टेक्स्ट में देखें, क्योंकि देखिए मराठी में बहुत सारे लोगों ने कविताएं अपनी, जो खासकर वहाँ जब लघु पत्रिका आंदोलन कमज़ोर हुआ तो बहुत सारे दलित लेखकों ने, दलित कवियों ने, दलित रचनाकारों ने फेसबुक के जरिए, ब्लॉग्स के जरिए और वेबसाइट्स के जरिए अपनी कविताएं देनी शुरू की, और उसमें बहुत सारे ऐसे रचनाकार हैं जिनको पहले नहीं जाना जाता था लेकिन आज स्थापित हैं। तो इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे देखती हैं, खासकर हिंदी में कैसे प्रयास हो रहे हैं? सर देखिए, प्रकाशक और संपादक की जो एक भूमिका और आलोचना की जो एक भूमिका थी, सोशल मीडिया ने तोड़ा है उसको। और मैं कहूँगी कि भाषा का वर्चस्व भी एक तरह से, जो साहित्यिक मानदंड थे कि उसमें छंद होना चाहिए, उसमें ये अलंकार होगा, उसमें एक जो पात्र होगा वो एक खास वर्ग से होगा, साहित्य के जो मानदंड थे और जो भाषा का वर्चस्व एक तरह से था, वो सोशल मीडिया ने तोड़ा है। अब जब भी कोई लेखक लिखता है तो उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है, चाहे वह मराठी भाषा का हो या फिर तमिल हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, और इससे सोशल मीडिया पे आने से बहुत सारे संपर्क सूत्र बढ़े हैं। ट्रांसलेशन भी सोशल मीडिया एक तरह से उपलब्ध करवाता है। लेकिन सिर्फ ये कहें कि इसी से लोकतांत्रिकरण होगा, मुझे लगता है ये ज़्यादा खुश होने की इसमें आवश्यकता नहीं है। अगर मराठी के ही लेखक की हम बात करें, साहित्य में नामदेव डसाल का चर्चा किए बिना हम बात पूरी नहीं कर सकते। उन्होंने उनकी कविताएं, बहुत सारी कविताएं उनकी सोशल मीडिया पर। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी पिछले दिनों गुजराती में दलित साहित्य अकादमी जो गुजराती है, वहाँ पर उनकी कविताओं का गुजराती में ट्रांसलेशन के लिए दिया गया अकादमी को। उनकी एक बहुत फेमस कविता है मानसे, मैन शुड डू, लेकिन उसको नहीं लिया गया, उसमें अनुवाद नहीं किया गया गुजराती में। और ये कह के कि कुछ कट्टरपंथी लोग या कुछ एक खास किस्म के लोग जो नहीं चाहते कि नामदेव डसाल की ऐसी रचना को, जो एक तरह से प्रमुख अभिव्यक्ति या फिर कुछ एक बदलाव की बात करती है, उसको ना लिया जाए। तो ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है कि लोकतांत्रिकरण सिर्फ सोशल मीडिया में आने से हुआ है साहित्य का, बल्कि एक टूल के माध्यम से मैं इसको देखती हूँ। सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिकरण प्रक्रिया का एक टूल एकमात्र है जिसे हमें समझने की ज़रूरत है। मंगलेश डबराल, क्या भारतीय भाषाओं या भारत में लिखे जा रहे जो साहित्य या दूसरी विधाएं हैं, क्या उनको उसने एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के रचना धर्मिता से जोड़ा है? क्या एक अखिल भारतीयता को, मलयालम से हिंदी, हिंदी से गुजराती, मराठी से बांग्ला, क्या इसमें कोई कनेक्ट एक हुआ है क्या सोशल मीडिया की वजह से, जैसा अभी चर्चा कर रही हैं? एक बहुत कम सीमा तक कुछ अनुवाद जरूर आते हैं और आए हैं, और लेकिन वो भी अभी तक अंग्रेजी से हो रहे हैं, क्योंकि भाषा हमारे एक बड़ा अवरोध है। हमारे लिए दक्षिण की भाषाएं काला अक्षर भैंस बराबर हैं अब भी।
तो ये एक ये है, लेकिन इससे मैंने कहा कि लोकतांत्रिकरण अगर होता है तो उसका अपना एक लाभ है, और ये एक ऐसी परिघटना है सोशल मीडिया जिसकी उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं की जा सकती है। हाँ, उस पर बहस की जा सकती है। मसलन इस समय ये हो रहा है, जगरनॉट जैसा एक प्रेस है जी। वो हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में एक जो है मोबाइल बुक छाप रहा है। हाँ। तो वो प्रिंट में भी उपलब्ध होंगे, प्रिंट ऑन डिमांड, और वो इसमें भी उपलब्ध होगा मोबाइल पे या आपके जो दूसरे उसमें। लेकिन मुझे जो थोड़ा इस माध्यम से थोड़ा दिक्कत है वो ये है कि इसमें अच्छे को बुरे से अलगाने का कोई तरीका नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो एक अगर कुछ फेसबुक पर लिख रहा हूँ तो मैंने ये भी देखा है लिखा हुआ कि अरे मुझे सुबह से मुझे 30 लाइक्स में 300 लाइक्स मिल गए, मुझे अब आलोचकों की क्या परवाह है। हाँ, और मतलब वो इसी में खुश हो लेते हैं कि उनको जो 300 लाइक्स मिल गए हैं। तो एक तरह का यूफोरिया इससे एक तरह का जनरेट ज़रूर होता है, सुख भ्रांति। एक बात, दूसरी बात है कि इस मीडिया में स्मृति नहीं है, जो कि मुझे लगता है प्रिंट में होती है। प्रिंट में एक मेमोरी होती है, और वो आप जो है किताब उठाकर कभी भी पढ़ सकते हैं, आप उसे लेटे हुए पढ़ सकते हैं, आप उसे औंधे लेटे हुए पढ़ सकते हैं, आप उसे जो है दोनों हाथों में ऊपर लेकर के पढ़ सकते हैं, कैसे भी पढ़ सकते हैं। मंगलेश जी, जैसे मेरे आईपैड में इस समय 500 किताबें हैं जी जी, और वो उतनी ही सुरक्षित हैं, उतनी ही सहज हैं, उतनी ही सहजता से पढ़ी जा सकती हैं, और मतलब मुझे लगता है कि ये टेक्नोलॉजी ने आपको, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मैं पूरी लाइब्रेरी में लेके चल सकता के हूँ। विरोधी नहीं हूँ, लेकिन किताब में जो गंध होती है, प्रेस की, कागज की खुशबू होती है, उसकी स्याही की जो आदत का खुशबू मामला है, होती ये टूट जैसे उसका एक जिल्द में होना जो होता है उसकी लेकिन दिलीप, जो मंगलेश जी कह रहे हैं उसको बहुत हल्के पे नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि देखिए किताब एक अभी बहुत sensible चीज़ है। अमेरिका के बाजार को भी अगर आप देखें तो वहाँ ई बुक्स के मुकाबले आज भी किताबें ज़्यादा बिक रही हैं। अमेरिकी प्रकाशन उद्योग का जो लेटेस्ट सर्वे 2014 का आया था उसमें करीब करीब 51 करोड़ से ज़्यादा ई बुक्स बिकी, और हार्डबाउंड किताबें 56 करोड़, पेपरबैक जो संस्करण वाली किताबें हैं वो 94 करोड़ बिकी। तो एक आंकड़ा अमेरिका, इसमें नहीं है रुलेश, ये एक आंकड़ा- अमेरिका जैसी, एक आंकड़ा इसमें लेकिन नहीं लेकिन है। लेकिन दिलीप, हम जरा रवि सिंह का समझना डाउनलोड चाहते का एक हैं, आंकड़ा इसमें उनकी नहीं क्या है। राय मैं ये है। कहना रवि सिंह, चाहता मैं हूं, ये समझना चाहता हूं आपसे कि अभी जो चर्चा हो रही है यहाँ, उसमें क्या एक विभिन्न जो भारतीय भाषाएं हमारी हैं जो अलग अलग ढंग से, जिसके बारे में मंगलेश कह रहे हैं कि भाई दक्षिण के बारे में हम नहीं समझ पाते, हमारी जो हिंदी में रचना धर्मिता है उसको दक्षिण के लोग नहीं समझ पाते, क्या सोशल मीडिया के आने के बाद से ये संवाद भाषाओं के साहित्य का बढ़ा है या बढ़ने की संभावना आप देखते हैं? क्या पोटेंशियल इस तरह का है कि अगर प्रकाशन व्यवसाय से जुड़े लोग इस पर प्रयास करें और लेखक भी प्रयास में सहयोग करें तो एक बड़ी बात बन सकती है? जी, संभावना जरूर है, लेकिन मुझे इसका कोई एविडेंस नहीं दिख रहा है अभी। जिस तरह सोशल मीडिया पर है कि जो संवाद है, अलग अलग हमारी जो भाषाएं हैं, और मैं अंग्रेजी को भी भारतीय भाषा ही मानता हूँ, बिल्कुल, तो उन सब भाषाओं में संवाद हो रहा है, ऐसा तो है नहीं। लेकिन मैं एक बात यहाँ कहना चाहूँगा, थोड़ा हट के जो आपने सवाल पूछा उससे, कि आप ई बुक्स की बात कर रहे थे और जगरनॉट जो एप्स कर रहे थे और बाकी वेबसाइट ब्लॉग, इनमें फ़र्क है। डेमोक्रेटाइजेशन अगर आप इस तरीके से देखें कि लोगों को पैसा खर्च नहीं करना पड़ता कुछ पढ़ने के लिए, तो उस हद तक जो ब्लॉग, वेबसाइट वगैरह तो बाकी सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं राइटिंग, तो वो थोड़ा बहुत डेमोक्रेटाइजेशन हुआ है क्योंकि लोगों को पैसा देना नहीं पड़ता। लेकिन इसमें भी मुझे दिक्कत ये है कि आप डेमोक्रेटाइजेशन आप इसको इसलिए सिर्फ मान लेते हैं कि लोग खर्च नहीं कर रहे हैं, इसलिए आप सोचते हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं वो पढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। लोगों के पास पैसे हैं, वो किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन मुफ्त में मिल रहा है तो क्यों ना पढ़े। तो उस तरीके से कोई डेमोक्रेटाइजेशन हुआ नहीं, और मेरे हिसाब से वो अच्छा भी नहीं है साहित्य के लिए। जी 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 जी, नहीं जी, आप कुछ कह रहे थे? नहीं, आप अपनी बात पूरी कर लें। हाँ, बस यही कह रहा था। और दूसरा जो आप कह रहे थे कि भाषाओं के बीच संवाद, वो जरूर हो सकता है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, किसी को इसमें पहल करनी पड़ेगी। लेकिन जो कन्वेंशनल, जो पारंपरिक पब्लिशिंग की जो सिस्टम्स हैं, एवेन्यूज हैं, उनमें भी ट्रांसलेशन होती हैं, काफ़ी होती हैं। जैसे हमने मराठी से बलूता के ट्रांसलेशन किया था। अभी नामदेव दरअसल की बात हो रही थी, तो हमने मलिक अहमद शेख की किताब है जो उनकी आत्मकथा, उसके ट्रांसलेशन अंग्रेजी में किया था। तो हो रहा है और काफ़ी सालों से होता रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये एक प्लेटफॉर्म है जिससे ये शायद ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पहल किसी को करनी पड़ेगी।
जी, मैं आशुतोष आपसे समझना चाहता हूं कि एक दौर था कि भारत में आप नेहरू को पढ़ सकते थे, महात्मा गांधी को पढ़ सकते थे, कार्ल मार्क्स को पढ़ सकते थे, लेनिन को पढ़ सकते थे। दुनिया भर के चिंतकों विचारकों की किताबें यूनिवर्सिटी रोड्स पे, बड़े शॉपिंग सेंटर्स पे, बाज़ारों में उपलब्ध होती थीं। लेकिन अम्बेडकर यूनिवर्सिटी रोड्स पर नहीं दिखते थे, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी हो, चाहे BHU हो। लेकिन सामाजिक राजनीतिक आंदोलनों में जो एक बदलाव आया, उनके कंटेंट में जो बदलाव आया, अचानक अंबेडकर रिलेवेंट हो गए। अंबेडकर की समग्र रचनाएं शासकीय स्तर पर छापी जाने लगी और महाराष्ट्र सरकार ने सबसे पहले छापा। हम आपसे जो समझना चाहते हैं कि एक दौर में हमने ये भी देखा कि अंबेडकर के अलावा महाश्वेता देवी, बंगला की साहित्यकार, उनकी रचनाएं 8वें-9वें दशक में अचानक हिंदी में आने लगी। तो हम ये आपसे समझना चाहते हैं कि सोशल मीडिया, जिसमें इतना बड़ा विस्फोट है सूचना का, टेक्नोलॉजी का इतना आविष्कार है, क्या इस दौर में एक नए ढंग की रचनात्मकता, नए ढंग का कंटेंट, इसका क्या कोई सोशल इसमें इंक्लूजन आपको दिखाई दे रहा है? क्या सामाजिक समावेश दिखाई दे रहा है कि वे लोग जो अब तक जिनकी बातें नहीं आती थीं, क्या वो भी इस प्लेटफॉर्म पे वो मौजूद नज़र आ रहे हैं आपको? ये एकदम सही बात है। आप ट्विटर मसलन देखें तो ट्विटर पर कई सारे अंबेडकर के अनुयायी, उनके अपने हैंडल्स हैं और वो लगभग अनाम ढंग से इन हैंडल्स को चलाते हैं और दिन भर वो बहुत ही सार्थक डिबेट में सबको एंगेज भी करते हैं। तो इसमें दो राय नहीं है कि जिन लोगों के पास पहले आवाज़ नहीं थी उनके पास अब कहीं अधिक आवाज़ें हैं। लेकिन अंबेडकर के अचानक से रेलिवेंट हो जाने की वजह सिर्फ सोशल मीडिया नहीं है। अंबेडकर को जिस तरह से पॉलिटिकल सामाजिक राजनीतिक आंदोलन, जी मैंने कहा, वो जो उसको अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है अंबेडकर को, उसकी एक वजह वो भी है। अचानक से हमें अंबेडकर आज कई जगहों पर दिखाई देते हैं तो सिर्फ सोशल मीडिया की वजह से नहीं है, पॉलिटिकल आंदोलन या पॉलिटिकल चर्निंग जो देश में चल रही है वो उसकी एक बहुत बड़ी वजह वो भी है अंबेडकर की। कौशल, आप कैसे देखती हैं इस पहलू को? जो मैं मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल ही वजह है बाबा साहब अम्बेडकर की। आप धीरे धीरे जिस तरीके से एक दलित और मतलब मार्जिनलाइज सोसाइटी में महिलाओं में जो पिछड़ा वर्ग है, आदिवासी है, उनमें जैसे जैसे चेतना का विकास हुआ है, बाबा साहब को उन्होंने अपनाया है। और इसमें खास वजह नहीं, सोशल मीडिया की कॉन्टेक्स्ट में वही चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। वही सर कहना चाह रही हूँ कि क्योंकि ऐसे तबकों को अभिव्यक्ति साहित्य में कहीं ना कहीं नदारद थी और उनके सामने जब सोशल मीडिया आया तो उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति इनके माध्यम से करनी शुरू की। और व्यक्ति में बाधा कहाँ है सोशल मीडिया पर? बाधा जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा कि बाल ठाकरे पर कोई कमेंट आया, किसी लड़की का सिर्फ लाइक किया उसने और जेल में बंद। मैं ये कहना चाह रही हूँ साइबर लॉज जिस तरीके से बने हैं, जैसे कि भावनाओं को भड़काने वाला। अभी मैं अगर एक एग्जाम्पल दूँ, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में इंदौर जिले में राकेश ट्रैवल और स्टेशनरी की एक दुकान थी, उसमें उन्होंने बुद्ध और बाबा साहब के साहित्य को वो बेचते थे। उसको कहा गया कि कुछ कट्टरपंथी लोगों के द्वारा कि गैर सामाजिक साहित्य है। उसकी दुकान पे बाकायदा न सिर्फ तोड़फोड़ की गई बल्कि उसको सरेआम पीटा गया। तो ये एक्सप्रेशन जो आ रहा है, जो सोशल मीडिया में जो दिखाई दे रहा है, उसके हमें कल्चरल वो दिखाई दे रहे हैं, उनकी मतलब टेररिज्म एक तरह से। दिलीप, सोशल मीडिया में भी एक घेराबंदी है, इसको कैसे देखते हैं जिससे कि समाज के जो सबाल्टर्न चिंतन जिसको आप कह सकते हैं, विमर्श कह सकते हैं, उसके रास्ते में क्या समस्याएं हैं? देखिए उर्मिलेश जी, जो कौशल कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट इस मामले में भी है कि भारत में पिछले 60-70 साल में एक शेड्यूल कास्ट का और एक ओबीसी का भी पहली बार एक मिडिल क्लास इमर्ज हुआ है और वो अच्छी खासी संख्या में शहरों में भी आ गया है, पढ़ा लिखा है। और उन्होंने, क्योंकि देखिए जैसे राजकिशोर ने एक जगह लिखा है कि जो हिंदी साहित्य अभी तक का रहा है वो सवर्ण साहित्य रहा है, मुख्य रूप से सारी रचनाएं उन्होंने लिखी। आलोचक तो लगभग 100% सवर्ण है, आपको ओबीसी या शेड्यूल कास्ट या ट्राइबल आलोचक आपको जनरली नहीं मिलेगा। वो स्पेस ऑलमोस्ट एक जाति और एक छोटे से समुदाय का वर्चस्व वहाँ पर रहा है। तो ये असल में अभी जो नई टेक्नोलॉजी आई है इसने इसको तोड़ा है और इस मामले में बहुत महत्वपूर्ण है कि वेस्ट में भी जैसे नोम चोम्स्की अपना .com बनाते हैं और वो अपनी बात कहने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं। टेड टॉक्स में बहुत सारे लोग अपनी सबसे नई बात कहने के लिए उसको वहाँ जाके कहते हैं। तो ये देखिए बात अगर है तो अब उसने मंच देते ही बदला है, बदला कुछ नहीं है। पहले बात थी, मंच नहीं था, कैसे कहते, मतलब क्या कबीर अपने वो दोहे गाते थे, लोगों ने उनको याद रखा जनरेशन दर जनरेशन और वो रह गया। तो और आमतौर पर आलोचकों ने बहुत देर से पकड़ा उनको। तो बहुत सारे लोग थे जो कर रहे थे। अब यह है कि
दूसरा कि एक चीज़ और जो इसमें महत्वपूर्ण नहीं, है, बिल्कुल हमारे पास समय खत्म हो गया है। बस हम एक चीज़ जरूर चाहते हैं आपसे समझना कि सोशल मीडिया के दायरे में या इसके जरिए लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया में जो सबाल्टर्न विमर्श है उसको कितनी जगह है और उसे क्या करना है और कितनी समस्या उसके सामने है, बाधा कितनी है नहीं, इसमें सिर्फ कानूनी तौर पे ये भी तो बहुत इसमें सारी। देखिए, एक तो ये क्योंकि इस स्पेस इसको पहली बार जगह ही मिली है। जैसे ग्रेटेस्ट इंडियन का एक जी। ओपिनियन पोल होता है तो सबसे ज्यादा वोट अंबेडकर को, बाबा साहब को आता जी। है। ये असल में नया मिडिल क्लास है जो बहुत असर्टिव है, मंगलेश जी, अपनी बात आप कर कैसे रहा है। देखते हैं इसी पहलू को? असल मुझे ये लगता है कि सोशल मीडिया पर भी अभी तक सवर्णवाद है और उस पे मुझे लगता है सबसे अधिक लाभ अगर किसी को हुआ है तो स्त्री विमर्श सामने आया है, दलित विमर्श उसके बाद आया है और सबसे कम आदिवासी विमर्श है और इसी साहित्य की भी यही स्थिति है। तो अभी भी जो सोशल मीडिया पर भी वही सवर्णवाद हावी है, जो कि हिंदी आलोचना और हिंदी के दूसरे पांडित्यपूर्ण तथाकथित पांडित्यपूर्ण जो विमर्श हैं उन पर जिस तरह ब्राह्मणवाद, पुरोहितवाद और सवर्णवाद हावी रहा है, सोशल मीडिया पर वही अभी तक हावी है। ये सोशल मीडिया को देख करके जाना जा सकता है और मुझे लगता है इस सिलसिले में ज़रूर कुछ जो एक बड़ी पहल करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप देखिए कि उत्तर भारत में जब दलितों में एक नया जागरण आया तो उसी के साथ बाबा साहब के विचार भी प्रासंगिक बने, उससे पहले नहीं बने। तो मुझे लगता है कि अधिक से अधिक दलित लोग अगर अपने को अभिव्यक्ति की दुनिया में जी अगर आएंगे तो शायद हो सकता है सोशल मीडिया का स्वरूप मुझे लगता है कि आप चारों लोग स्टूडियो में और रवि सिंह सबने अपनी बातें जिस तरह रखी हैं उससे कुल मिलाकर जो एक बात उभरती है कि सामाजिक आंदोलन, सामाजिक वैचारिकता की जो प्रौढ़ता है और उसकी जो अभिव्यक्ति है, कुल मिलाकर वही सोशल मीडिया हो या पारंपरिक रचना कर्म हो, उसकी क्वालिटी को और उसकी दिशा को बदलेंगे, उसको समृद्ध करेंगे। मुझे लगता है कि इन शब्दों के साथ हम आज की इस संक्षिप्त चर्चा का समापन कर सकते हैं, लेकिन ये जरूर आप सबने माना कि सोशल मीडिया ने एक नई ज़मीन तो दी है, एक ऐसा मंच जरूर दिया है जहां वो आकर जो कहीं नहीं कह सकते थे वो अपनी बात कह रहे हैं अनगढ़ ढंग से। बहुत सारी उसकी सीमाएं हैं, बहुत सारी उसकी कमजोरियां हैं, लेकिन एक लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया की शुरुआत है। इसको कैसे और आगे बेहतर ढंग से ले जाया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि ये अनुत्तरित पहलू है और बहुत सारी चीज़ें असंबोधित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। आप पांचों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविज़न।